So let's understand now what exactly it is. First one, we understand that there is bank balance of, let's say, 10,000 rupees. So let's say bank balance as per cash book and passbook is 10,000. हमने 10,000 रुपए बैंक में डाले, right? We have deposited 10,000 rupees cash. So बैंक के पासबुक में भी सेम 10,000 की एंट्री आ गई. Will there be any difference? The answer is no, है ना? वहां पर कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है. फाइन. सो जब कोई डिफरेंस आएगा नहीं तो हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? ऑब्वियसली सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बैलेंस तो दोनों का सेम है. सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में लिखा जाएगा एड नथिंग एंड सब्ट्रैक्ट आल्सो नथिंग. गॉट इट? So that means there is no difference. Since there is no difference, there is no need to prepare bank reconciliation statement. Even if you prepare bank reconciliation statement, हम उसे add nil और subtract nil लिखेंगे. Fine. Now let's say the second situation. Let's say that आपने एक चेक इशू किया सप्लायर को पेमेंट करने के लिए, 4,000 का चेक इशू किया, लेकिन the supplier has not presented the check into the bank because the check is valid for 3 months. हम 3 मंथ्स तक वेट करना होगा, हमें 3 मंथ्स तक वेट करना होगा so as the supplier to present that check and the amount get withdrawn from our bank account. So dear student, आप ध्यान से यहां पर समझना है कि हमारे पास से जब हमने चेक इशू किया तो हम तो हमारी बुक में लिख देंगे भैया कि हमने पेमेंट कर दिया, राइट? आपके हाथ में ये चेक ले लीजिए, हमारे तरफ से पेमेंट हो गया है, हम हमारी बुक के अंदर एंट्री कर देंगे. अब वो पर्टिकुलर सप्लायर may keep the check with him for 1 day, 2 days or some days, and after some days he is going to deposit that check. मान लो उस महीने में उसने चेक डिपॉजिट किया ही नहीं तो बैंक में ये एंट्री आएगी नहीं. Now in this situation कौन सही है और कौन गलत है? याद रहे, जीवन में कौन सही है कौन गलत के बजाय क्या सही है और क्या गलत है, अगर हम उस पर फोकस करें तो हमारी लाइफ ज्यादा सक्सेसफुल हो जाती है. सो यहां पर कंसेप्ट एक ही चीज का हमको समझना है. ओके, तो 4,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट से चले गए, हमारे कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन बैंक से अभी भी ये रुपए गए नहीं. फाइन. सो नाउ हमारे लिए याद रहे, पासबुक बिकम्स एन इंपॉर्टेंट वन बिकॉज दिस इज द बुक विच इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक एंड इट हैज लीगल वैलिडिटी. सो सिंस इट हैज लीगल वैलिडिटी, हमारे लिए हमें कैश बुक को कंपेयर करना है पासबुक के साथ. फाइन. तो अगर हम कैश बुक को पासबुक के साथ कंपेयर करें, राइट, तो व्हाट यू फाइंड दैट कैश बुक में 4,000 रुपए सब्ट्रैक्ट किए गए, जबकि पासबुक में सब्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं. हमें अपनी कैश बुक सेम टू सेम पासबुक जैसी बनानी होगी. सो वी वांट कैश बुक लुक लाइक पासबुक. So when cash book is looking like passbook, passbook में तो 4,000 नहीं है, right? So हमें यहां से जो 4,000 रुपए सब्ट्रैक्ट किए थे, फॉर द टाइम बिंग हमें उसे वापस ऐड बैक करना होगा. क्यों ऐड बैक करना होगा? ताकि हम अपने बैलेंस को मैच कर सके. सर हम समझे नहीं. यानी यहां पर कैश बुक में 4,000 रुपए सब्ट्रैक्ट तो हो गए, लेकिन बैंक में अब तक ये सब्ट्रैक्ट नहीं हुए. डियर स्टूडेंट, हम हमारे लेजर रिकॉर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे, हम अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं. उस स्टेटमेंट को मैच करने के लिए, बैलेंसेस को मैच करने के लिए हम सिर्फ एक रिकंसाइल कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं. फाइन. सो हम ये 4,000 रुपए यहां पर सब्ट्रैक्ट हुआ लेकिन यहां पर नहीं है, तो इस कैश बुक में भी हमें 4,000 रुपए हटाना पड़ेगा. सो इसे हटाने के लिए वी कैन नॉट इरेज इट. हम क्या करेंगे? माइनस के बजाय प्लस कर देंगे. Okay, so now if you observe what the bank balance is, 10 minus 4 is 6,000 and यहां पर पासबुक क्या बोल रही है? बैलेंस is 10,000. So let's prepare bank reconciliation statement. कैश बुक बोल रही थी 6,000 रुपए, राइट? हम क्या करेंगे? चेक we have issued but not presented, so 4,000 ऐड करेंगे and then subtract is nothing. So हमारा बैंक बैलेंस as per पासबुक becomes 10,000. Got it? Now same way, let's say that we have deposited check into bank. हमने 5,000 का चेक बैंक में डिपॉजिट किया. अब ये डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि जैसे हमें किसी ने चेक दिया, किसी कस्टमर ने हमें चेक दिया, तो ये चेक हम अपने पास तो रखेंगे नहीं,
दिस चेक वी आर गोइंग टू डिपॉजिट इनटू बैंक सो दैट बैंक वो पैसा कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में जमा कर दे. फाइन. सो इन दिस केस व्हेन यू आर गोइंग टू रिसीव चेक, दैट चेक वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन कैश बुक रिसिप्ट साइड. फाइन. दिस चेक वी आर गोइंग टू डिपॉजिट इनटू बैंक. क्या बैंक उसे इमीडिएटली अपने पासबुक में लिख देगी? नहीं सर, बैंक उसे इमीडिएटली नहीं लिखेगी. बैंक तब लिखेगी जब ये चेक क्लियर होगा. Got it here? So that means for the time being, let's say the check is not cleared by bank. So bank in that case will not record it in the passbook. Fine. So now there is a mismatch. यहां पर बैलेंस इज 15,000, यहां पर बैलेंस इज 10,000. तो इसको रिकंसाइल करने के लिए वी विल मैच अवर कैश बुक विद पासबुक. हमें हमारी कैश बुक सेम टू सेम पासबुक जैसी बनानी है, सेम टू सेम पासबुक जैसी. तो पासबुक में तो 5,000 नहीं है, तो यहां से भी हम 5,000 माइनस कर देंगे. गॉट इट? सो इन द स्टेटमेंट वी आर गोइंग टू राइट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 15,000 while bank balance as per passbook will be 10,000. So 5,000 we are going to subtract. Got it? So this is how we are going to reconcile. हमने प्रूव कर दिया कि तुम भी सही हम भी सही, ये डिफरेंस आया because of this reason. Got it? Great. Now let's understand the third concept. Let's say that we have paid electricity bill. Now electricity bill के लिए generally businessmen क्या करते हैं? Every month electricity bill आएगा, every month let's say insurance premium का bill आता है. So it's better let us give standing instruction to bank. हमने बैंक को कह दिया कि बैंक एक काम करो, जब भी ये बिल आएगा आप पे कर देना, हमें बताने की जरूरत नहीं है. हालांकि बैंक हमें बताती है, बैंक हमें टेक्स्ट मैसेज भेजती है कि yes this particular transaction has taken place. Now it's up to us whether we should record in our book or not. तो sometimes it's possible कि बैंक से हमारे 2,000 रुपए डिडक्ट हो गए, लेकिन यही चीज हमने हमारी कैश बुक में लिखी नहीं. सो नाउ वी हैव टू रिकंसाइल. आप ऑब्जर्व करेंगे तो हियर द बैंक बैलेंस इज 10,000 while here the bank balance is 8,000. now we want our cash book look like same passbook. so cash book और पासबुक, हमें कैश बुक सेम पासबुक बनानी है. पासबुक में तो 2,000 माइनस किया है, the same 2,000 we should subtract it from cash book. got it here? So हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक बैलेंस 10,000 और बैंक पासबुक बैलेंस 8,000 लेकर आएंगे. कैसे लेकर आएंगे? वी विल राइट बैलेंस एज पर कैश बुक एज 10,000, देन add is nothing while we are going to subtract 2,000 rupees so as to get the balance 8,000. I hope you are understanding. Great. Now last one, let's say that we have received payment directly from customer. One of the customer has directly deposited money into our account. हमारे अकाउंट में पैसे आ गए, बैंक ने हमें इंटीमेट भी किया, मे बी वाया ईमेल और वाया टेक्स्ट मैसेज. बट प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन एरर वी कैन से, हमने ये कैश बुक में एंट्री लिखी नहीं. ओके, सो 3,000 rupees we have received but we have not recorded in our cash book. Now I want our cash book look like passbook. तो कैश बुक में 3,000 ऐड है, हमारे यहां पर नहीं है. तो let us add up 3,000 rupees so as to reconcile both the balance. What the balance is? Cash book कह रहा है balance is 10,000 and passbook says balance is 13,000. Now how we are going to record in bank reconciliation statement? See, balance as per cash book is 10,000, add 3,000 as direct deposit by customer, less is nothing, so we find bank balance as per passbook is 13,000. So sir, अब हमें इस तरह से ये करना पड़ेगा. That means we have to prepare cash book, we have to prepare passbook, we have to compare, we have to write all these things. No dear student, today we are going to understand the simple process of how to prepare bank reconciliation statement. Remember, sum is not important, process is important. एक बार आप process समझ गए तो it will become very 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 easy for you. In the process we are going to understand कि ये बैंक reconciliation statement सिर्फ 3 steps में हम इसे बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे? Let's understand now. So what the process says?
फर्स्ट वन, वी हैव टू आइडेंटिफाई कि जो हमें बैलेंस दिया गया है, whether it's a favorable balance or it's an unfavorable balance. So let us understand now. See, this is cash book. In cash book we are having two sides, receipt side and payment side, right? So if receipt sides are more, इसका मतलब हमें ज्यादा पैसा मिल रहा है और हम अपने पैसे ज्यादा बैंक में जमा कर रहे हैं. If receipts are more and payments are less, more of receipts will be a favorable balance or unfavorable? Yes, it would be a favorable balance. If let's say payments are more, इस बार हमने बैंक से ज्यादा पेमेंट कर दिया. सर ऐसे कैसे पॉसिबल है? सिंस बिजनेस के लिए बैंक प्रोवाइड्स करंट अकाउंट एंड करंट अकाउंट इज हैविंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी होती है जो बैंक प्रोवाइड करती है बिजनेस को, वेयर बिजनेस कैन अलाउ एक्स्ट्रा मनी, they can withdraw extra money from the bank which is called as overdraft. Got it? तो अगर बैंक से हमने एक्स्ट्रा पैसे ले लिए, so that means it becomes an asset or liability for us? सर liability, because बैंक से हमने ज्यादा पैसे ले लिए तो हमें ये चुकाने भी तो पड़ेंगे ना, right? So there are more of payments and less of receipts, so it will give us unfavorable balance. Similarly, पासबुक में अगर हमें बैलेंस दिया है रिगार्डिंग अबाउट मोर ऑफ रिसिप्ट्स, मतलब मोर ऑफ डिपॉजिट्स, हमने बैंक में ज्यादा पैसे जमा किए और विड्रॉ कम किए, इट विल गिव अस फेवरेबल बैलेंस. व्हाइल बैंक से हमने ज्यादा पैसे निकाल लिए, इट विल गिव अस अनफेवरेबल बैलेंस. तो हमको समझ में आया, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर द बैलेंस विल बी अ फेवरेबल बैलेंस और एन अनफेवरेबल बैलेंस. तो देखकर फिर से बोलेंगे, cash book debit side will be a favorable balance, credit side will be a unfavorable balance. Passbook debit side unfavorable balance, passbook credit side favorable balance, right? इसे अपनी बुक में जरूर लिखना है. See dear student, जितना हम लिखेंगे उतना हमें याद रहेगा. खाली देखने से काम नहीं चलने वाला, हमें अपने दिमाग को चलाने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करना होगा. इसीलिए एक बुक, पेन, पेंसिल, स्केल लीजिए और उसमें ये पहले स्टेप उतारिए. द फर्स्ट स्टेप इज रिगार्डिंग आइडेंटिफाइंग बैलेंस. सो फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिगार्डिंग द साइन नोटेशन. अब हमें पता चल गया कि हमारा साइन नोटेशन के लिए आपको सबसे पहले बैलेंसेस आइडेंटिफाई करने, यानी वेदर इट्स अ फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस. हमें यह भी पता है कि हमारी कैश बुक शुड लुक लाइक पासबुक, यानी हमारे लिए पासबुक इज इंपॉर्टेंट, राइट? पासबुक इज ऑथोराइज्ड, पासबुक इज हैविंग लीगल वैलिडिटी. सो हमारी कैश बुक शुड मैच विद पासबुक. तो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया था कि जो चीजें हम यहां ऐड कर रहे थे, डेबिट का मतलब ऐड होता है, राइट? तो जो चीज यहां ऐड हो रही थी, हमें रिकंसाइल करने के लिए, मैच करने के लिए पासबुक के साथ वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट, राइट? So the first sign notation we should remember for cash book is minus. Similarly, जब पेमेंट की एंट्री हो रही थी, यानी जब पेमेंट्स हम कर रहे थे लेकिन इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, हम रिकंसाइल करने के लिए ऐड बैक कर रहे थे. So that's why the sign notation will be plus, right? Since problem हमारी कैश बुक से ही रिलेटेड है, that's why we are going to use opposite sign for cash book. सो जहां पर डेबिट है वहां पर माइनस साइन और जहां पर क्रेडिट है वहां पर प्लस साइन. व्हाइल पासबुक विल हैव सेम साइन नोटेशन, नो चेंजेस. डेबिट माइनस करेंगे और क्रेडिट प्लस करेंगे. सो वी अंडरस्टूड हाउ टू हैव दिस स्टार्टिंग साइन नोटेशन एंड ऑल्टरनेटली हम प्लस माइनस की सीरीज लेंगे. द थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप इज डू व्हाट इज डन. तो जो आपके सामने एंट्री दी गई है, द सेम एंट्री वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट. गॉट इट हियर? ओनली 3 स्टेप्स: आइडेंटिफाइंग बैलेंस, साइन नोटेशन एंड डीवीडी. दैट इज डू व्हाट इज डन. सो the last one, what are the basic differences that you observe, dear student, when bank reconciliation statement or bank differences arises? So generally we find the main problems are due to timings.
सो टाइमिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है चेक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन. द रीजन चेक इज वैलिड फॉर 3 months और 3 months की वैलिडिटी का जो टाइम गैप है, बिकॉज ऑफ दिस टाइम गैप we find the difference in bank balance arises. There are only two major issues regarding check transaction. One is check deposited and second is check issued. याद रहे, check deposited यानी we have received check. Check issued, that means we have to pay the amount. The next important reasons are like passbook transactions. Now these are the transactions which are recorded by bank. Bank is going to inform us, but because of some reason we are unable to record it in our book. That's why it results into human error. So what type of transactions are? Like for example, direct deposit by customer. Customer has directly deposited amount into our account. The second is like interest which is collected by bank. Bank ने interest collect कर लिया, हमें बताया भी लेकिन हमने लिखा नहीं. डायरेक्ट पेमेंट्स बाय बैंक. बैंक ने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया, बैंक ने कोई भी पेमेंट कर दिया, राइट. बैंक हमें इन्फॉर्म करती है लेकिन हम उसे लिखना भूल जाते हैं. मे बी लाइक डिसऑनर ऑफ चेक. द चेक डिसऑनर मीन्स बाउंस. लोकल भाषा में हम उसे बाउंस कहते हैं, चेक बाउंस हो गया. इनफैक्ट इट इज चेक डिसऑनर. तो डिसऑनर का मतलब बैंक में जो पेमेंट था वो पेमेंट मिला नहीं. तो जब पेमेंट मिलेगा नहीं तो बैंक तो लिखेगी नहीं, right? So that's why these are the transactions which are recorded only in passbook. And most important जो error and omissions हो जाते हैं इंसान से, सर क्या errors होते हैं? कभी हम wrong amount लिखते हैं, कभी हम wrong account में लिखते हैं, कभी हम double recording करते हैं, right? And sometimes we are not recording at all. So there is omission of transaction. Got it? So these are the basic reasons because of which the difference in bank balance arises. And इन differences को ही solve करने के लिए, reconcile करने के लिए, match करने के लिए, we have to prepare bank reconciliation statement. Got it? So dear student, आज के सेशन में हमने समझा कि सबसे पहले प्रोडक्ट क्या होता है. हमने ये समझा कि प्रोडक्ट बेसिकली वो चीज होती है जो हमारी जरूरत की होती है. एंड एवरी कंज्यूमर परचेजेस दोज प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेलर. सेलर उसे प्रोडक्ट बेचता है, एक बिजनेस उसे प्रोडक्ट बेचता है. इस प्रोडक्ट बेचने पर द सेलर इज गोइंग टू रिसीव मनी आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ checks. Cash transaction हुआ, there is no issue as he is going to deposit the check into bank and on the same day the transaction will be recorded. The problem arises only when the check is received and it takes time for clearance. Fine. So here the difference in bank balance arises due to some reason. हमने कुछ reasons समझे थे, right? Because of these reasons the bank balance differs. और जब bank balance differ होता है तो तब जाकर के हमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ती है. तो सर पूरे साल भर में कितनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है? द आंसर इज 12. हर महीने की एक बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी होती है. नाउ वी हैव आल्सो अंडरस्टूड अबाउट द फॉर्मेट ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट. के बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं, क्या फॉर्मेट है. एंड लास्टली वी अंडरस्टूड अबाउट the process of preparing bank reconciliation statement. हमने तीन स्टेप समझे. The first step is regarding identifying balance. The second one regarding identifying the sign notation, and third one do what is done. In the coming video, we are going to take up certain problems and that problems we are going to solve. आज के लिए हमने ये concept, हमने ये process को समझा, right? If you find that the video is useful, please subscribe, like and do share this particular video to all those to whom you find that they want to understand the concept of bank reconciliation statement. तो आज के लिए इतना ही dear student. Bye bye. Take care.